बेटा आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 दो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। और मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि इस समय हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तरीके सब आपको पता हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसको। आज हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 13 है वो ये है। अब क्योंकि इतनी बड़ी फ्रैक्शन है और एक साथ सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करके मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसको किया जाए। ऐसे सिचुएशन पे मैं चाहता हूं कि ये जो एक बड़ी सी फ्रैक्शन है इसको मैं दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे फ्रैक्शंस में अगर डिवाइड कर लेता हूं, फिर मेरे लिए बेहद आसान हो जाएगा उसको इंटीग्रेट करना। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो इनमें से केवल हम इस फंक्शन को निकाल लेते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पर है 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वेयर इंटू x + 3। ओके, 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3। करेक्ट। अब इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है। रूल्स बेटा बताए गए हैं, फॉर्मेट बताए गए हैं 5 आपको। आप याद करिए, देखिए, सोचिए और बताइए ये कौन सा फॉर्मेट है। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर x में पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर है। क्लियर। इसके ऊपर पावर 2 है यानी कि x + 1 2 बार आया है तो रिपीटिंग है, और ये एक ही बार आया है तो नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्या बना? लीनियर, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों है। अब जब भी हमारा डिनोमिनेटर लीनियर, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है तो इसमें रिपीटिंग वाला रूल भी लगेगा और नॉन रिपीटिंग वाला भी लगेगा। ध्यान करिए, या आप पन्ने पलट के देख सकते हैं कि लीनियर रिपीटिंग में क्या लगता था। रिपीटिंग में हम लगाते थे अगर x + 1 की पावर 2 है तो इसकी पावर पहले a अपॉन हम लिखते हैं x + 1 टू द पावर 1 प्लस b अपॉन x + 1 टू द पावर 2। एक एक करके पावर बढ़ाते जाते हैं रिपीटिंग में। और ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। c अपॉन x + 3। यहाँ पर मुझे 3 कॉन्स्टेंट्स लेने पड़े हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब a, b और c की वैल्यूज आ जाएंगी तो यहीं पर आकर हम पुट अप कर देंगे। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे हम आपको बताएंगे कि आज कौन सा रूल लगेगा। और मैंने आपको बताया कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर है, रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग के लिए ये रूल लगा, एक एक पावर बढ़ती चली गई। नॉन रिपीटिंग के लिए ये लग गया। बस दोनों मिला के आपको लगा देना है। इसके बाद कैलकुलेशन, एलसीएम उधर लेना है। इस साइड में तो जो ये आपका लिखा हुआ है हम सेम यही फ्रैक्शन नोट कर देते हैं। इधर की तरफ हम एलसीएम ले लेंगे। x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3, इन सब का आप एलसीएम लेने जाएंगे तो ये एलसीएम आपको x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 3 मिलेगा एलसीएम। ओके। अच्छा, अब फ्रैक्शन का क्या रूल है? इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए। रूल देखिए क्या होता था। तो x + 1 से जब इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे तो x + 1 से एक x + 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x + 1 बचा और x + 3 भी बचेगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन a के साथ हो जाएगा, a इंटू x + 1 इंटू x + 3। ठीक है, फिर से इससे इसे डिवाइड किया, इससे एक कट गया, x + 1 इंटू x + 3 बचा, जो आया उसको a से मल्टीप्लाई करवा दिया तो x + 1 x + 3 यहाँ पर आ गया, प्लस b हमने कर दिया। अब इससे डिवाइड करेंगे x + 1 होल स्क्वायर से, तो x + 1 होल स्क्वायर से x + 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। x + 3 बचा, उसको b से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो b इंटू x + 3 प्लस c, x + 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x + 1 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे,
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर से एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, आप गुणा करा के देखिएगा, यही आपको मिल जाएगा। प्लस b एक्स प्लस 3 प्लस सी, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या होता है? ए स्क्वेयर मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो 1 प्लस 2ab करेंगे, 2x यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, अंदर आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3a, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 4ax प्लस 3a प्लस बी एक्स प्लस 3b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी प्लस 2cx। अब इनमें से छोटा सा एक काम और करिए, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वेयर वाले टर्म एक जगह पर, एक्स वाले एक जगह पर और कांस्टेंट टर्म एक जगह पर कर लीजिए। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर की बात करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बस दो ही है ना, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन भी कर लें तो आपको मिलेगा a प्लस सी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, a प्लस सी और एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन हो गया। क्लियर? अच्छा, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब x वाले टर्म्स की बात करिए, एक ये है, एक ये है और ये भी x का टर्म है, और तो कोई टर्म x का नहीं है। ठीक, इन तीनों से आप x कॉमन कर लें। जब x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 4a बचेगा। x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा b, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2c। ठीक है, प्लस अब कांस्टेंट टर्म की बात करिए, ये दोनों पहले ही हो गए थे, ये बाकी x के टर्म्स हो गए। अब ये कांस्टेंट टर्म्स बचे, एक ये कांस्टेंट टर्म, एक ये कांस्टेंट टर्म, एक ये कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म्स हम नोट कर लेते हैं, 3a प्लस 3b प्लस 2c, 3a प्लस 3b प्लस 2c, नो प्लस c। ओके, तो कांस्टेंट टर्म भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे हम दोनों पक्षों में एक्स स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पर बेटा ये x के कोएफिशिएंट थे ना, मुझे x लिखना पड़ेगा। अब दोनों पक्षों में मैं x स्क्वेयर व x के गुणांकों, x स्क्वेयर व x के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, तो दोनों साइड्स में लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में हम एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर पदों की भी करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, इसलिए इधर की तरफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 माना जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनी? a प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर सबसे पहले हमने बनाया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, x के कोएफिशिएंट की कंपेयर करिए, इधर की तरफ x का कोएफिशिएंट क्या है? 4a प्लस b प्लस 2c। तो हमने लिख दिया 4a प्लस b प्लस 2c, और इधर x का कोएफिशिएंट कौन है? आपको दिख रहा है x का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम इसको 3 नोट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3। कांस्टेंट टर्म की अब बात करें तो इधर कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c,
और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो मैं इसको इधर -2 लिख दूंगा और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, कैलकुलेट करके ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हैं आपके। कैसे करेंगे मैं इसकी एक तरकीब बताता हूं आपको, आप सभी ध्यान से सुन लें। जब भी कभी ऐसा कुछ भी आए तो आपका एक काम होगा कि आप कोई भी 2 इक्वेशंस ऐसी फाइंड कर लें जिसमें सेम वेरिएबल हों और 2 वेरिएबल हों केवल। तो 2 वेरिएबल्स की 2 इक्वेशंस ऐसी फाइंड करें जिनके वेरिएबल्स फिर सेम हों। जैसे ए और सी, ये एक इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं ए और सी, बस। ओके, आप इन 2 से मिला करके एक और इक्वेशन बेटा फाइंड करो जिसमें ए और सी केवल आते हों, बस बी नहीं आता हो उसमें, क्योंकि ए और सी में एक इक्वेशन मेरे पास है। ए और सी में एक इक्वेशन और अगर फाइंड कर लिया तो इसके साथ मिलकर के कैलकुलेट कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से। तो हम इन 2 इक्वेशन से मिला के इस बी को कैंसिल करना चाहते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे, हम एक काम कर देते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 में से हम इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे भाई। मतलब समीकरण 4 में से माइनस करेंगे किसको, समीकरण 3 में 3 को गुणा कराने के बाद। तो समीकरण 4 माइनस करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं। 3a + 3b + c इज इक्वल टू -2। अब इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जार 12a, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3b, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6c, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9। माइनस करने से सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। +3b -3b कैंसल आउट, -12a + 3a दिस इज -9a, -6c और +c दिस इज -5c इज इक्वल टू -2 -9 दिस इज -11। ओके, फिर से देख ले, -12 + 3 -9a, -6 + 1 -5c, -2 -9 -11। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 तो हम पहले ही ले चुके हैं। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब ध्यान से देखें, ए और सी में एक इक्वेशन ये 5 आ गई, ए और सी में ही एक इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके किसी न किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो हम एक काम कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में आप चाहे सी कैंसिल कर लो चाहे ए कर लो, तो कुछ भी कर लो, सी कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, 1 नहीं 2। इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कुछ आएगा उसे हम इक्वेशन नंबर 5 में ऐड कर देंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 5 से c को मल्टीप्लाई करेंगे 5c इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ इक्वेशन 5 में हम जोड़ देंगे, तो -9a -5c इज इक्वल टू -11। प्लस करेंगे, जैसे साइन है वैसे ही रहेंगे, +5c -5c कैंसल आउट, -9a + 5a दिस विल बिकम -4a। ओके, इज इक्वल टू -11, -11 + 0 -11, देन a विल बिकम 11/4। तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4। ये हमारे a की वैल्यू निकल करके आ गई। अब हमें तो b और c भी चाहिए, तो हम a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं।
ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप देखें बेटा, हम ए बी और सी के वैल्यूज निकालना चाहते हैं और उनको यहां लिखेंगे। उस समय ये एक बड़ा सा फ्रैक्शन 3 छोटी छोटी फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद बड़ी आसानी से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 11/4। 11/4 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस implies that c is equal to minus 11/4. This is the value of c, which is minus 11/4. Okay. Now we have to find the value of constant b also. कैसे फाइंड आउट किया जाए? उसके लिए आप a और c दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 पर रख दीजिए। a व c के मान समीकरण 3 में रखने पर, सबसे पहले नोट करेंगे समीकरण 3 है क्या। ये है इक्वेशन 3, 4a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 3। 4a, 4 की जगह 4, a की जगह पर बेटा 11/4। ओके, 11/4। b I have to find प्लस 2c, c is minus 11/4 इज इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसल आउट, ये 11 उधर जाके 3 में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4b, ये माइनस नहीं, इस प्लस को माइनस कर देना है। 2 से हमने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, माइनस प्लस माइनस 11/2 इज इक्वल टू 3। ये 11 उधर से उधर चला गया, माइनस 11। ओके, अब ये 11/2 भी उधर भेजना चाहते हैं हम। b इज इक्वल टू 3 में से 11 गए, माइनस 8, ये उधर जाएगा तो प्लस 11/2। इधर माइनस है, उधर जाके पॉजिटिव 11/2 हो जाएगा। एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लीजिए। b इज इक्वल टू 2 एलसीएम, 2 8s are 16 minus 16, 1 11s are 11. Then the value of b will be minus 16 plus 11, minus 5/2. This is the value of constant b. Okay, अब कैलकुलेशन करके तो बेटा अभी तक समाकलन के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। समाकलन में अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं तो अपनी इस बड़ी सी फ्रैक्शन को छोटी छोटी फ्रैक्शंस में तोड़ने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था। उसमें से a b और c हम निकाल चुके हैं। a की वैल्यू आई है हमारी 11/4, b आया -5/2 और c आया -11/4। इक्वेशंस बन जाने के बाद उनको सॉल्यूशन का मेथड आपको आना चाहिए। पहले ही आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर चुके हैं, वहां से थोड़ी सी हेल्प आप ले सकते हैं। ओके, अब जब a b और c सारी वैल्यूज आ गई हैं तो अब फिर से बारी है कि इन a b और c सब वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुटअप करें। तो उससे पहले मैं इसे साफ करूं, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं a b और c की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 पे रखना चाहता हूं। ठीक है, आप नोट कर लेना इसको, मैं साफ कर दे रहा हूं इससे। अब हम यहां पर लिख देते हैं a b व c के मान, यहां तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, ये आपको दोबारा नोट नहीं करना। a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में पुटअप करेंगे। 3x - 2 अपॉन x + 1 होल स्क्वेयर इंटू x + 3 इज इक्वल टू a की जगह पर 11/4 इंटू 1/x + 1। हम चाहें तो यहाँ भी 11/4 लिख सकते थे। 11/4 फिर जब कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे आप, आपने पहले ही लिख दिया है, प्लस b की जगह -5/2
-5/2, तो वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -5/2 और x + 1 होल स्क्वायर अपॉन में है तो 1/x + 1 होल स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या लिखेंगे, -11/4, -11/4 वो माइनस फिर से इस प्लस को माइनस कर देगा, -11/4 और उसके साथ में x + 3 भी डिनोमिनेटर में है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ा। अब आप ध्यान से देखें, इसको मैंने 3 छोटी छोटी भिन्नों में तोड़ लिया है। पार्शियल फ्रैक्शंस का काम हमारा हो गया, और एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस का काम हो गया इसके बाद बड़ी आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों पक्षों का, मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर देता हूं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, अगर आप x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो इसे कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 dx अपॉन x + 1 होल स्क्वेयर इंटू x + 3 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन और dx लगाते चले जाना है, कांस्टेंट बाद में बाहर करोगे, पहले ही मैं कर देता हूँ, dx अपॉन x + 1 माइनस 5/2 is a constant number, integration of dx upon x + 1 whole square minus 11/4 integration of dx upon x + 3। इस तरह से अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेना है बस। आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इनके क्या फॉर्मूले होंगे। जो आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसमें तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का ही फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा। सेकेंड टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। आप याद करें, मैंने इसे भी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x का फॉर्मूला होगा log x + c, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होगा, आप इसे ऊपर ले जाइए, x⁴n का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है -1/x + c। ठीक है, आप करके देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 इंटू dx अपॉन x + 1 होल स्क्वेयर इंटू x + 3 इज इक्वल टू 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x log x हो जाएगा, तो ये log x + 1 प्लस, आप चाहें तो x + 1 इज इक्वल टू t मान करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी x + 1 इज इक्वल टू t मान कर सकते हैं, और यहाँ पर x + 3 इज इक्वल टू t मान करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है तो क्योंकि इस तरह के बहुत सवाल आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो थोड़ा सा ऐसे भी करें, अदरवाइज आपके क्वेश्चन 2-2, 3-3 लाइन और बढ़ जाएंगे। ओके, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वेयर -1/x + 1, क्योंकि x की जगह x + 1 है ना बेटा। फिर आगे चले तो -11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये हो जाएगा log x + 3, और सबसे लास्ट में एक साथ मैंने कांस्टेंट टर्म लगा दिया। ओके, हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अगर x के साथ कोई नंबर यहाँ पर होता तो गुणा में होता तो भाग में लाते, भाग में होता तो गुणा में लाते, ये नहीं भूलिएगा आप, ये करना पड़ेगा आपको। ये 2 फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। अब इसको और थोड़ा सा आप अच्छे से करके लिख सकते हैं, 11/4 log x + 1
ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। 5/2 इंटू 1/x+1 माइनस 11/4 इंटू लॉग x+3 प्लस c। ओके, और आप देखिए बेटा फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। आप आंसर मैच करा सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं, इस टर्म से और इस टर्म से 11/4 कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए बेटा। जैसे ही 11/4 कॉमन करेंगे इसमें क्या बचेगा अंदर, इसमें बचेगा log x+1 माइनस यहाँ 11/4 कॉमन हुआ तो क्या बचा log x+3। ये हमने इससे और इससे लिया, ये टर्म आपका सेम लिखा रहेगा वैसे ही, और प्लस c भी। इसमें एक और काम आप कर सकते हैं, 11/4 log m माइनस log n, log m/n कर सकते हैं। तो log m/n प्लस 5/2 इंटू 1/x+1 प्लस c। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप यहाँ से भी छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट हो रहा है तो कर लीजिए फिर उसको। ये हमारा फाइनल आंसर बना। मैच करते हैं, 11/4 log x+1/x+3 प्लस 5/2 x+1 5/2 x+1 प्लस c। दिस विल बी आवर आंसर। तो आपने देखा बेटा कैसे सबसे पहले हमारी जो बड़ी सी फ्रैक्शन थी उसको हमने 3 छोटी छोटी भिन्नों में तोड़ा ताकि हमें इंटीग्रेशन करना इजी हो जाए, और उसके बाद हमने जो भी हमें आया उसको इंटीग्रेट हमने कर दिया, हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, और इस तरीके से सॉल्यूशन से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इन क्वेश्चंस का साइज थोड़ा सा बड़ा भी होता है, वक्त भी आपको ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में न सिर्फ इंटीग्रेशन करना है बल्कि उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलने में आपको वक्त खर्च करना पड़ेगा। और अगर पार्शियल फ्रैक्शंस के बिना क्वेश्चन हो जाए तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से हो सकता है, लेकिन इसमें हमको इंटीग्रेशन के साथ साथ उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के रूल लगाने पड़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, टाइम भी उसमें ज़्यादा खर्च होता है हमारा। अब मैं इसको साफ करता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 14। सभी बच्चे देखें, एग्जाम्पल नंबर 14 कैलकुलेट करेंगे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 14 पे? एग्जाम्पल नंबर 14 है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इंटू dx। इसे हमें कैलकुलेट करना है बेटा। इसमें भी देखें, सबसे पहले चेक करें क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। वाकई में है। नीचे अगर पूरी डिग्री देखेंगे तो 4 है, ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, सो इट इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ओके, लेकिन जब कभी आपको x² ऐसा सब जगह एक ही टाइप का नंबर मिल रहा हो तो आप एक काम कर लीजिए, अपनी सुविधा के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप क्या कर लें, इस x² को कुछ मान लीजिए। हमें x² अपॉन इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, x² अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। इसकी आंशिक भिन्न करने के लिए हम x² को कुछ मान लेते हैं, समाकलन करने के लिए नहीं। अब इसमें आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए आप यहाँ पर को कर दें, इसको आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करने के लिए माना x² इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, y मान लेते हैं, क्योंकि अगर मैं t मान लेता हूं तो आपको शायद ये लगने लगेगा कि t माना है तो अवकलन करो,
इसलिए मैं टी नहीं मान रहा हूँ, वाई माने ले रहा हूँ, क्योंकि जब जब आपने अभी तक टी माना है आपने तुरंत अवकलन किया है। इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ ताकि आपके मन में इस तरीके का कोई भ्रम पैदा मत हो। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ वाई लिख लो और फिर उसको आंशिक भिन्नों में डिवाइड करो। ऐसा कब करना है? जब सब जगह एक्स स्क्वायर सब में दिख रहा है तब। तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख दूंगा, फिर एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 1, फिर इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 4। ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन अब हमारा तैयार हो गया। अब इसकी आंशिक भिन्नें बदलनी है, और जब आंशिक भिन्नों में बदल लेंगे हम पुनः वापस वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। बस इतना करना है आपको। हाँ, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर को चेक करिए, लीनियर है, वाई की पावर 1 वाई टू दी पावर 1 लीनियर है। क्या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? लीनियर नॉन रिपीटिंग है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग दोनों है। तो लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स वाला रूल लगेगा। क्या होता था इसके लिए? a अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, बेटा आप चाहें तो इसको और भी सिंपल मेथड से कर सकते हैं, छोटे मेथड से। चलिए हम इसी मेथड से आपको बता देते हैं। इसमें आप एलसीएम लेंगे y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4, ये y प्लस 4 इसके साथ, y प्लस 1 इसके साथ, a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। y प्लस 1 से y प्लस 1 कैंसिल, y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल। y इज इक्वल टू a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लीनियर नॉन रिपीटिंग है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक रूल बताया था a और b की वैल्यूज फाइंड करने का। सिंपल और बड़ा इजी रूल, वही आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे जल्दी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या कर लेते हैं, अगर a की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे आप? a के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसको 0 लिखो, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y निकालो, कितना आया? -1। वो -1 हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y इज इक्वल टू -1 रखने पर, रख दीजिए y की जगह -1, यहाँ लिखेंगे तो -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 क्या बन जाएगा? ये 3 प्लस 3 प्लस b -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 बिकम 0, ये 0 हो गया। 3a इज इक्वल टू -1, देन a इज इक्वल टू -1/3, a की वैल्यू आ गई। और अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके नीचे क्या है? y प्लस 4, y प्लस 4 को 0 मानो और y निकालो, तो y इज इक्वल टू -4 आया, और y इज इक्वल टू -4 हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट आउट कर देंगे। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में y इज इक्वल टू -4 रखने पर, आप देखिएगा b की वैल्यू आ जाएगी। y की जगह -4 लिखेंगे, -4 इज इक्वल टू a की जगह पर a, y के स्थान पर -4, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 विल बिकम 0, प्लस b -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 इट इज -3, ये 0 हो गया। -3b इज इक्वल टू -4, देन b इज इक्वल टू 4/3। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई b की। अब ये दोनों ही वैल्यूज हम यहाँ पर रख सकते हैं। a व b के मान, बेटा हम चाहते तो इनको मल्टीप्लाई करके तुलना करवाने वाला मेथड भी यूज कर सकते थे,
लेकिन ये इजी है इसलिए इससे कर लिया। ए व बी के मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है बेटा, ये है, इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दें। तो हमने लिखा y अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस 1, a की जगह पर -1/3, a की जगह -1/3 और अपॉन में y प्लस 1, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस लगाया, b की जगह पर क्या आएगा 4/3, तो ये हमने लिखा 4/3 और ये तो b की जगह अपॉन में y प्लस 4 है, तो अपॉन में y प्लस 4 को ऐसे लिख देंगे इस तरह से। ओके, अब क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली है, अब सबसे पहले हमारा काम है एक्स स्क्वायर की जगह y लिख के सॉल्व किया है। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर की जगह y लिखा था वहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर लिखिए वापस, तो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू -1/3 1 अपॉन वाई प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, या हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, प्लस 4/3 1 अपॉन वाई प्लस 4, या मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 की जगह 4 वाई की जगह एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा अब मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मुझे समाकलन चाहिए, ठीक है। अब यही फंक्शन तो यहां लिखा था, इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, आप कैसे लिखेंगे पहले उसको देखिए। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर तो हमने इंटीग्रेशन और dx लिख दिया, अब इधर भी सबके साथ लिखिए। तो पहले टर्म में -1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे चले तो प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 4 की जगह 2 स्क्वेयर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया। अब हम इस पर कुछ फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, याद करें थोड़ा सा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसका क्या इंटीग्रल का क्या फॉर्मूला होता था बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को भी याद करें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, इसका होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a की जगह पे कौन है 2, x की जगह पर x, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में प्लस c कर देंगे, दिस इज -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं, देन इट विल बिकम 2/3 tan इनवर्स x by 2 प्लस c, एंड नाउ दिस विल बी आवर आंसर। आप एग्जाम्पल नंबर 14 में देखें, एग्जाम्पल नंबर 14 के आंसर को मैच कर लीजिए, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x by 2 प्लस c, तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर जाके बन गया आपका। तो देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे कभी भी आपको एक्सरसाइज में मिलता है, कहीं पर भी ऐसा मिलता है, आप यही मेथड से इसको सॉल्व करा करेंगे, ठीक है। तो
ऐसे हमने किया, पहले हमने आंशिक भिन्नें बनाई, आंशिक भिन्नें जब बन गई उसके बाद समाकलन कर दिया। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप कि आपको समझ में आ गया। लास्ट में फॉर्मूला लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आप याद रखिए, तो वो उतना तो आपको भाई ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली एक्सरसाइज हमने जो बताई थी सब में हर एक क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला मैं लिखता था। अब इतना लिखते लिखते आपको याद भी हो जाना चाहिए अब तक, तो आप उसको याद करिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 15। So what is our example number 15? Our example number 15 is integration of 3 sin phi minus 2 into cos phi upon 5 minus cos square phi minus 4 sin phi एन इंटू डी फाई। इसका मान आपको ज्ञात करना है बेटा। देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन मैच कर देता हूँ, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है। 3 sin phi माइनस 2 इंटू कॉस फाई अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वेयर फाई माइनस 4 sin फाई डी फाई की वैल्यू ज्ञात करिए। ये बेटा एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन दोनों लॉज लगाने पड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, माना साइन फाई इज इक्वल टू टी, हम यहां पर साइन फाई को टी मान लेते हैं। ओके, जैसे ही साइन फाई को टी मानेंगे मुझे यहां पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, साइन फाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा cos phi इंटू डी फाई इज इक्वल टू डी टी। तो जहाँ जहाँ भी मुझे sin phi मिलेगा वहाँ मैं t लिखूँगा और cos phi इंटू डी फाई की जगह में क्या लिखूँगा? dt। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, वैल्यूज़ लिख देंगे। 3 की जगह 3, sin phi की जगह पर t माइनस 2, ओके, cos phi इंटू डी फाई, cos phi इंटू डी फाई पूरा हटेगा, dt लिख देंगे इसकी जगह, अपॉन 5 माइनस, बेटा ये जो cos स्क्वेयर फाई है इसको हम आइडेंटिटी से बदलेंगे। आपको याद होगा साइन स्क्वेयर फाई प्लस cos स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 1, देन cos स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई। 1 माइनस माइनस ये लगा, cos स्क्वेयर फाई की जगह 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई, और साइन फाई की जगह t उसका स्क्वेयर कर दिया हमने, माइनस 4 साइन फाई की जगह t। ये हमारा फंक्शन बन गया। फिर से एक बार चेक कर लें, 3 की जगह 3, साइन फाई की जगह t माइनस 2, cos फाई इंटू डी फाई, cos फाई इंटू डी फाई डी टी, 5 लिखा माइनस cos स्क्वेयर फाई का क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर फाई, और साइन फाई की जगह t उसका स्क्वेयर, तो इस cos स्क्वेयर फाई की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वेयर। फिर माइनस लगा, 4 लिखा, साइन फाई की जगह t कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन, ये 5 लिखा रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, और इसे सॉल्व कर लिया हमने। 3t माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन, सबसे पहले हम टी स्क्वायर लिख देते हैं, उसके बाद ये माइनस 4t लिख लेंगे, और उसके बाद 5 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा बेटा ये। ओके, ऐसा हमने कर लिया। अब हम और आगे कैलकुलेट करेंगे। अब आगे देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करना है। आप चाहें इसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है,
देखिए क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ भैया t माइनस 2 होल स्क्वेयर। चेक करिए जरा लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी होल स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4, माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 4t आ जाएगा। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक काम कर देता हूं कि आंशिक भिन्न भी आप कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा ये इजी भी शायद हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं इसको करने की। 3t माइनस 2 है ये। ओके, देखिए आंशिक भिन्न से भी आप जा सकते हैं। आंशिक भिन्न से जाएंगे तो पहले अब इसकी आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी। कैसे? ये लीनियर रिपीटिंग फंक्शन फैक्टर है, और लीनियर रिपीटिंग फैक्टर को कैसे लिखते थे, a अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वेयर। ठीक, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इजी मेथड है तो चले चलते हैं उस मेथड से। देखिए कैसे करेंगे। मैं इसको बेटा लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 6 और यहाँ पर लिखूंगा प्लस 4 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वेयर इंटू डी टी। देखिए कहाँ पर प्रॉब्लम है, 3t माइनस 2 माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 हुआ तो फिर से माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ इसको कैलकुलेट करने से आएगा तो यही, कोई परिवर्तन नहीं है। अपॉन में t माइनस 2 होल स्क्वायर हमने लिख ही दिया है। अब इसके साथ इसे अलग कर दें आप, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 6 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वेयर डी टी, प्लस लिखा हमने। 4 के साथ इसको अलग करेंगे, 4 कांस्टेंट टर्म है, इंटू डी टी अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वेयर। इसीलिए हमने 3t माइनस 6 से इसको कैलकुलेट किया। तो अब 3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे बेटा हम। जैसे ही 3 कॉमन करेंगे अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा t माइनस 2 डी टी अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वेयर। t माइनस 2 से इस t माइनस 2 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वेयर। देखिए बेटा, आप यहाँ के बाद आंशिक भिन्न करते, आंशिक भिन्नों में आप एक लंबा पोर्शन, एक लंबा समय आपको खर्च करना पड़ता, लेकिन थोड़ी सी अगर सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए बिना आंशिक भिन्न किए एक डिफिकल्टी सी फ्रैक्शन 2 बड़ी इजी फ्रैक्शंस में टूट करके आ चुकी है। आप देख सकते हैं, अलग से पार्शियल फ्रैक्शन करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी, तो हम कर सकते हैं। वी कैन गो बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, वी कैन गो बाई इजी वन। ओके, आपको जिस मेथड से जाना पसंद हो वो मेथड आप यूज करिए, आपके पास तरीके होते हैं, बस उतने समय आपके माइंड में वो मेथड आ जाना चाहिए। अब इसको कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का रूल, लॉग एक्स। इसमें लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर का रूल, -1 अपॉन एक्स। ओके, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं सीधे कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला log x प्लस 4 लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स t माइनस 2, और लास्ट में हमने कर दिया प्लस c। ध्यान बहुत रखें, अगर t के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको लिखना जरूर पड़ेगा आपको, लेकिन नहीं है, हमारा काम आसान हो गया। इसको हम करेंगे 3 लॉग। अब आप चाहें तो t की जगह लास्ट में ये फाइनल वैल्यूज लिख दीजिए, sin फाई। तो लॉग लिखा, t की जगह पर हमने लिखा sin फाई -2, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 अपॉन
t माइनस 2, t की जगह साइन फाई, और सबसे लास्ट में प्लस सी। आप देखें बेटा, इस तरह से बड़ी जल्दी हमारा आंसर आ गया। आप मैच कर सकते हैं अपने आंसर को। 3 log 2 माइनस साइन फाई, 3 log 2 माइनस साइन फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हमारे में साइन फाई माइनस 2 आया है, इन्होंने 2 माइनस साइन फाई लिखा है। आप जानते हैं क्यों? पहली चीज तो ये मॉड्यूलस का साइन है। मॉड्यूलस के साइन में आप चाहे साइन फाई माइनस 2 करिए तब भी वैल्यू वही आएगी, आप 2 माइनस साइन फाई करिए तब भी वही वैल्यू आएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, उसका भी क्या मतलब रहस्य है, क्या सीक्रेट है, क्योंकि साइन फाई की वैल्यू सिर्फ -1 से +1 के बीच रहती है, और 2 जो होगा वो साइन फाई से हमेशा ही बड़ा होगा। 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन साइन फाई, इसलिए डिफरेंस के लिए बड़े नंबर में छोटा नंबर उन्होंने माइनस किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 हमेशा बड़ा होगा। साइन फाई का जो रेंज होता है आप सब जानते हैं कि साइन फाई का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम -1 to +1, क्लोज्ड इंटीग्रल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम -1 to +1, और 2 हमेशा उससे बड़ा होगा, इसलिए बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। आगे चले तो मुझे मिला +4/2 माइनस साइन फाई, यहां पर भी वही किया, 2 आगे साइन फाई पीछे के लिए माइनस कॉमन कर लिया। आप चाहें तो आप भी कर लें। 3 log 2 आगे साइन फाई पीछे, 2 माइनस साइन फाई। 2 रीजन हमने बताए, एक तो मॉड्यूलस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 पहले लिखिए साइन फाई बाद में, साइन फाई पहले 2 बाद में। दूसरा, क्योंकि साइन फाई हमेशा 2 से छोटा ही आएगा, इसलिए 2 में ही उसको माइनस किया है, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस किया है। यहां माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो +4/2 माइनस साइन फाई और लास्ट में प्लस सी। इस तरह से आपने देखा कि आपका आंसर भी हमने मैच कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। कितना इजी रहा। आंशिक भिन्न करने से यहाँ के बाद हम देखिए बच गए, लेकिन थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल आपको करना होगा। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर हमने कौन कौन से सॉल्व किए? आज हमने सॉल्व किया एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15। अब आज हम इतना ही रखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16 कैलकुलेट करेंगे और उसके तुरंत बाद हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज 7.5। ओके, तो आज हम बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। एग्जाम्पल्स रखेंगे 13, 14 और 15। आप इनको अच्छे से कैलकुलेट करें, ध्यान से देखें। जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट में डाल करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी बात में अभी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़, आप सोचेंगे कि सर ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन था और यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है मेन फंक्शन, मेन वर्क हमारा इंटीग्रेशन ही है। इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की हम हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर पार्शियल फ्रैक्शन के बिना भी आपके क्वेश्चन में कुछ सरलता आ जाए, कुछ आसानीपन आ जाए तो आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आप बहुत ध्यान रखेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।